Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 1 Environment. लास्ट वीडियो में हम environment और उसके कंपोनेंट के बारे में जान चुके हैं. आज हम जानेंगे environment के डोमेन्स के बारे में. So let's start. जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों शामिल है. नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 मेन डोमेन्स होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ये चारों नेचुरल एनवायरनमेंट के हिस्से होते हैं. इन्हें एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे. नंबर 1, लिथोस्फीयर. लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन, यानी पत्थर या चट्टाने. ये अर्थ का वो पार्ट है जो लैंड से कवर है, हमारी अर्थ की ऊपरी सतह. सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर जहां हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. अर्थ का क्रस्ट रॉक्स, मिनरल और सॉइल से कवर है और यहीं पर आपको अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, कैनियंस एटसेट्रा. कॉन्टिनेंट्स तो लैंडफॉर्म का पार्ट है ही, पर इसमें ओशन फ्लोर यानी ओशंस की सतह भी शामिल होती है. लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल वो एरिया है जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड प्रोवाइड करता है और यहाँ पर बहुत से वैल्यूएबल मिनरल्स भी पाए जाते हैं. हमारा दूसरा डोमेन है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल. हाइड्रो मीन्स वाटर, अर्थ का वो पार्ट जो पानी से कवर है, जिसमें शामिल है ओशियंस, सीज, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्वाम्स, इवन रेन भी. ये सभी सोर्सेस मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेहद ज़रूरी है, बिकॉज वी नो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अब चलते हैं अपने तीसरे डोमेन की तरफ, जो कि है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जो बना है डिफरेंट गैसेस एंड वेपर से. एटमॉस मीन्स वेपर. अर्थ के चारों ओर फैली हुई थिन लेयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर थामे हुए है और ये सन की हीट और उसकी हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाए रखता है. इसमें शामिल होती है अलग अलग तरह की गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन जो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और ऐसी ही बहुत सी गैसेस. डस्ट और वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है. एटमॉस्फेयर में चेंज होने से हमें क्लाइमेट और वेदर में भी चेंज देखने को मिलता है. अब आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन बायोस्फीयर पर, यानी जैव मंडल, जहां बाकी तीनों डोमेन्स मिलते हैं और लाइफ को जन्म देते हैं. बायो मीन्स लाइफ. ये वो नैरो जोन है जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं. हम किसी भी एक डोमेन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वाटर, लैंड और एयर तीनों की ज़रूरत होती है और इसीलिए तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर. अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि ये टर्म भी बच्चों को बहुत परेशान करता है. पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? A system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. बिना समझे तो इस डेफिनेशन को याद करना बहुत ही मुश्किल है. हम इसे बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंड होते हैं. सिर्फ इन्वायरमेंट पर ही नहीं, हम एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनके बीच का यही रिलेशन इकोसिस्टम का निर्माण करता है. किसी भी जगह पर पार्टिकुलर टाइप के एनिमल्स होना वहाँ के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल कैमल, जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है पर बाकी एनिमल्स नहीं. कैक्टस, कीकर जैसे प्लांट्स जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही उग सकते हैं. पोलर बियर जो सिर्फ पोलर रीजन यानी ठंडे इलाकों में ही सर्वाइव कर सकता है, गर्म इलाकों में नहीं. और इसीलिए रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक और पॉन्ड, इन सभी का इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग होता है. फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए वहां पर एनिमल्स और प्लांट्स की रिच वैरायटी पाई जाती है. वहीं डेजर्ट एरिया में बारिश ना पड़ने की वजह से वहाँ के एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स से और प्लांट से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि इन दोनों जगह का क्लाइमेट अलग है और इसलिए यहाँ का इकोसिस्टम भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होगा. आई होप अब आप इकोसिस्टम समझ चुके होंगे. इकोसिस्टम के बाद बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण.
प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, मिनरल्स। हम जान चुके हैं ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, पर इनके अलावा भी हमारी डेली लाइफ में यूज की जाने वाली ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का फर्नीचर, इसे बनाने के लिए वुड फॉरेस्ट से लाया गया था, पर हमने उस वुड को मॉडिफाई करके अपने यूज के हिसाब से अलग अलग चीजों में बदल दिया। तो क्या हर वो चीज जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा है? जी हाँ, एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी मानव अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में बदलाव करता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के जरिए और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली ह्यूमंस, इनकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी क्योंकि इनकी सारी नीड्स उनके आसपास के नेचर से ही पूरी हो जाती थी, क्योंकि ये लोग फूड गैदरिंग यानी फॉरेस्ट एरिया से खाने को कलेक्ट किया करते थे और जंगलों में ही रहा करते थे, इसलिए इनकी नीड्स सीमित थी। पर समय के साथ ह्यूमंस की ज़रूरतें बढ़ने लगी क्योंकि उन्होंने हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया था, जिससे उन्होंने एनवायरनमेंट में कई तरह के चेंजेस किए। अब वो क्रॉप्स उगाने लगे थे, एनिमल्स को पालने लगे थे और यहीं से धीरे धीरे व्हील यानी पहिए का इन्वेंशन भी हुआ, जिसने उनकी लाइफ को और आसान बना दिया। धीरे धीरे वो ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगे, जिसे वो फ्यूचर के लिए स्टोर करने लगे और जिससे शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम की, यानी वस्तु विनिमय पद्धति की, जिससे लोग एक दूसरे की चीज़ों को लेने के लिए गुड्स, वस्तुओं का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें मनी का यूज़ नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन ए को चीनी और पर्सन बी को चावल की ज़रूरत है और अगर इन दोनों की ज़रूरतें आपस में मैच होती हैं तो ये गुड्स को एक्सचेंज कर लिया करते थे और इसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और यहीं से ट्रेड और कॉमर्स जैसी एक्टिविटीज़ डेवलप होना शुरू हुई। बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाने से प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा फास्टर हो गया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ जाने से कम्युनिकेशन ईजी हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमंस जो चाहता है वो अचीव कर सकता है, पर हमें ये भी सीखना होगा कि ह्यूमंस और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस को सीखना होगा कि वो एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे में यूज़ करे, जिससे ये बैलेंस खराब ना हो, क्योंकि इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना भी हम ह्यूमंस की एक जिम्मेदारी है। इस वीडियो में हमने बात की ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। हम इस चैप्टर में नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स और ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, so do like, share and subscribe to my channel.